हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने लास्ट क्लास में केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, तो उसमें हमने लास्ट क्लास में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस देख ली थी, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस देख ली थी, उनके हमने हाफ लाइफ टाइम भी देख लिए थे, उनके डेरिवेशन सब देख लिए थे हमने, ठीक है। जनरल इक्वेशन भी हमने देख ली थी कैसे कैसे होती है। उसके बाद फिर हमने आर्हीनियस इक्वेशन स्टार्ट की थी, और आर्हीनियस इक्वेशन में भी हमने कई सारे फॉर्मूले देखे थे। एक फॉर्मूला है, उसी से कई सारे डिराइव कर सकते हो आप। हर फॉर्मूले को अच्छे से ध्यान रखना है। उसमें एक लॉग और एलएन वाली बात बताई थी, तो वो भी इम्पोर्टेंट होती है। मतलब 2.303 कहाँ पे आना है, कहाँ पे नहीं आ रहा है, उसके बेस पे भी क्वेश्चन आते हैं। और मैंने बताया भी था कि लास्ट टाइम मैंने एक बार जब एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें उसी टाइप का क्वेश्चन आया था कि उसमें 2.303 वो वाली मिस्टेक मैंने की थी। कुछ कंपैरिजन करके आया था कि वो इक्वेशन थी हमारी, उसे आर्हीनियस इक्वेशन से कंपेयर करके एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी थी, पर मैंने वो 2.303 उसमें नहीं ऐड किया, तो इसलिए वो गलत हो गया। तो इसलिए मैं इस चीज़ पे ज़्यादा जोर देती हूँ, बार बार इस चीज़ को मैं रिपीट करती हूँ कि इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है आर्हीनियस इक्वेशन में। ओके ना, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गई हमारी अब तक का जो हमने किया है केमिकल काइनेटिक्स में। देखो, हम काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, रेट पढ़ रहे हैं हम रिएक्शंस का, कि जो रिएक्शंस होती हैं हमारी वो किस किस तरीके से चलती रहती हैं। उनके कॉन्सेंट्रेशन में चेंज कर दें तो क्या फ़र्क आ जाता है रेट पे, फास्ट हो जाता है, स्लो हो जाता है, रेट कैसे हो जाता है। अगर हमारा टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो जाए तब क्या चेंज आ जाता है। तो हमने इस तरीके से रिएक्शंस को स्टडी किया है अब तक, ठीक है ना। अगर आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी हैं तो सब प्लेलिस्ट का पूरा कंप्लीट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, उसमें जाकर आप चेक कर लेना, ठीक है। आपको जो भी चाहिए पार्ट, आर्हीनियस नहीं पढ़ा है तो आर्हीनियस इक्वेशन पढ़ लेना, वहाँ से आपको फर्स्ट ज़ीरो ऑर्डर सब मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब तक का जो काम हो गया हमारा ख़त्म। एक पार्ट हमारा केमिकल काइनेटिक्स का कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका ना एक दूसरा पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमारी कुछ रिएक्शंस के टाइप आएंगे, किस किस तरह की रिएक्शंस होती हैं हमारी। एक उसमें थ्योरी वाला पार्ट आएगा, जिसमें हम कुछ थ्योरीज़ पढ़ते हैं, लिंडमैन थ्योरी ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। तो इस तरह की जो रिएक्शंस की थ्योरीज़ होती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, और उससे गेट में तो बहुत श्योरली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के हम उनको आगे पढ़ने वाले हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं आज रिएक्शंस वाला पार्ट। रिएक्शंस वाला पार्ट जिसमें कि हमारी सबसे पहली रिएक्शन होगी रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन, और इन्हीं को हम बोल सकते हैं अपोजिंग रिएक्शन। देखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले इसको जान लेना कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती हैं। देखो, इनके नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, आपको नाम दिख रहा है डायरेक्टली क्या है, रिवर्सिबल अपोजिंग, तो उसी से समझ आना चाहिए कि रिवर्स हो रहा है, यानी कुछ ना कुछ बैक में जा रहा होगा। मतलब जैसे आगे बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जो उसको रिवर्स कर रही होगी, पीछे की तरफ ला रही होगी। तो इस टाइप का कुछ रिएक्शन में होगा। तो ऐसी कौन सी रिएक्शंस होती हैं जिनमें आगे जाने की बजाय रिएक्शन पीछे भी हो जाती है? ऐसी कोई रिएक्शन है आपके माइंड में? तो देखो, ऐसी रिएक्शन होती है हमारी जिनके बीच में हमारा इक्विलिब्रियम का साइन होता है, और इस तरीके से ये रिएक्शंस होती हैं। मान लो कोई रिएक्शन हमारी ए है रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट हमारे बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ए टू बी जो रिएक्शन हमारी हो रही है, पॉसिबिलिटी ये भी है कि बी से ए भी रिएक्शन हो जाए, ठीक है ना। रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो ही रहा है, बट प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट की तरफ वापस जा सकता है। मतलब रिएक्टेंट जो है हमारा जितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो प्रोडक्ट फिर दोबारा से रिएक्टेंट बन रहा है। तो कुछ इस टाइप की रिएक्शंस होती हैं जो हमारी इस तरीके से चलती रहती हैं। तो फाइनली तो इनमें रिजल्ट मिलना मुश्किल है, क्योंकि इनमें लास्ट में एक कंडीशन आ जाती है बस इक्विलिब्रियम की। वहाँ पर उस पोजीशन पे फिर कोई कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं होता। जैसे कि मान लो इसकी कोई 10 मोलर कॉन्सेंट्रेशन थी किसी टाइम 0 पे, ठीक है, तब तक बी तो बना ही नहीं था, 0 था। फिर एक टाइम आया हमारा, मान लो 2 सेकेंड्स के बाद, 2 सेकेंड के बाद ये 8 मोलर हो गई, और ये हमारी 2 मोलर बन गया, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक चल रहा है। अब मान लो कुछ 5 सेकेंड के बाद में क्या हुआ कि ये तो हमारा 5 मोलर रह गया, और ये भी हमारा 5 मोलर हो गया, ठीक है। अब मान लो 10 सेकेंड हो गई, 10 सेकेंड के बाद में ये हमारा 3 मोलर रह गया, और ये वाला पार्ट हमारा 7 मोलर हो गया। बस अब यहाँ तक रिएक्शन रुक गई,
इसके बाद रिएक्शन हो ही नहीं रही है, आप चाहे यहाँ पर कितना भी टाइम ले रहे हो, n सेकेंड कितना भी टाइम ले रहे हो, लेकिन इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 3m ही है, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 7m ही है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन आ गई है इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो यहाँ पे जब आपकी कॉन्सेंट्रेशन एक जगह आकर रुक जाए किसी टाइम पर, तो वो हमारी जो कंडीशन होती है ना, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। और इक्विलिब्रियम कंडीशन कहीं भी हो सकती है, वो रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि कहाँ पर होने वाली है। हो सकता है कि वो यहाँ पर हो जाती, ठीक है, 5 मोलर हो जाती दोनों की कॉन्सेंट्रेशन। तो एक तो पॉइंट ये कि कोई भी ऐसा टाइम आएगा जिस पॉइंट पे हमारा कॉन्सेंट्रेशन जो है दोनों की रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टर में कन्वर्ट होना बंद हो जाएगा, मतलब वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशंस में चेंज होना बंद हो जाएगा। तो वो कंडीशन हमारी होगी इक्विलिब्रियम की कंडीशन। दूसरी चीज़, जो ये कॉन्सेंट्रेशंस होंगी ना रिएक्टेंट की एंड प्रोडक्ट की, ये ज़रूरी नहीं है कि सेम हो और ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंट हो, कुछ भी हो सकती हैं। मतलब ऐसा नहीं कह सकते आप इसको कि हाँ 5 मोलर है तो ये भी 5 मोलर पे ही रुकेगी आगे। इक्विलिब्रियम तभी होगा जब ये आपस में इक्वल हो जाएंगी। इक्विलिब्रियम का मतलब इक्वल नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। इक्विलिब्रियम नाम ज़रूर है, बट इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि शायद कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाती होंगी, तब जाके हमारा रिएक्टेंट रुक जाता होगा। मतलब एक तरीके से ना, जैसे हम इसको क्या सोच सकते हैं कि एक, जैसे हम मेज़र कर रहे हैं मतलब कोई चीज़, तो उसमें जब दोनों तरफ सेम वेट हो गया तो वो चीज़ आकर वहाँ रुक गई बीच में बिल्कुल। तो ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा है, बिल्कुल सेम पे नहीं हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो सकता है, यहाँ पर चेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि 3 मोलर और 7 मोलर डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन है। तो ये कॉन्सेंट्रेशंस जो हैं हमारी डिफरेंट हैं, यहाँ तक आके हमारा इक्विलिब्रियम आ गया है। इसके बाद कोई रिएक्शन में चेंज नहीं होगा, ठीक है, इसके बाद कोई कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये हुआ इसका दूसरा पॉइंट, ठीक है। पहला पॉइंट था कोई इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी किसी टाइम पे। दूसरी चीज़ कि दोनों कॉन्सेंट्रेशन जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट की वो सेम भी हो सकती हैं, अपोजिट भी हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है रिएक्शंस पे, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या इसका पार्ट आएगा, इसमें जो होता है देखो, क्योंकि चलो उसको तो अभी बताएंगे हम, नेट रेट की मैं बात बोलने वाली थी, उससे पहले इसके ग्राफ देखो। एक टाइम ऐसा आता है, एक में तो रिएक्टेंट डिक्रीज़ हो रहा है, एक में रिएक्टेंट इंक्रीज़ हो रहा है। अगर आप इसका ऐसा ग्राफ बना देते हो तो ये ग्राफ गलत हो जाता है। पहली बात तो ये, तो जो गलत है पहले हम उसको क्लियर कर लेते हैं कि गलत क्यों है। यहाँ पर जो हमारी ये रिएक्शंस होती हैं ना, ये फर्स्ट ऑर्डर टाइप की होती हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर का जो होता है हमारा फॉर्मूला, वो कुछ इस टाइप से होता है, e⁻⁻⁻k1t, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्डर टाइप रिएक्शंस होती हैं। तो इनमें क्या होता है, क्योंकि रिएक्शंस टाइम ले रही हैं इनफाइनाइट और ख़त्म होने का कोई पता ही नहीं है हमें कब ख़त्म होंगी, बस इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है। फाइनली ऐसा नहीं होगा कि प्रोडक्ट पूरा कन्वर्ट हो चुका होगा, रिएक्टेंट पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा, ऐसा नहीं होगा, बस एक कंडीशन आएगी इक्विलिब्रियम। तो उनका जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा फर्स्ट ऑर्डर की तरह है, तो इसलिए इनको हम फर्स्ट ऑर्डर टाइप रिएक्शन ही मानते हैं। तो इनमें क्या होता है देखो, ये वाला ग्राफ फिर नहीं होगा क्योंकि यहाँ ई आ गया है, तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा। अब यहाँ पर जो है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ होने वाला है। एक्सपोनेंशियली कैसे होता है, इस टाइप से एंड इस टाइप से, ठीक है, ये इस टाइप से डिक्रीज़ इंक्रीज़ होता है। और शुरू में यहाँ पर जो रिएक्टेंट था उसकी कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन थी, इसलिए इसको यहाँ से मिलाकर करना पड़ेगा, इसको बिल्कुल पैरेलल नहीं कर सकते हो आप। ये चीज़ हमने वहाँ पर भी देखी थी और यहाँ पर भी देख ली, ठीक है। तो ये दो ग्राफ इस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पर तो ये एक ही कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है टाइम के साथ वो कैसे डिक्रीज़ होती है। यहाँ पर बात हो रही है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की, प्रोडक्ट की, वो टाइम के साथ कैसे इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर जो कुल मिलाकर इसका ग्राफ बनता है ना, वो इस टाइप से बनता है। ये ऐसा ग्राफ बनता है। इसमें क्या होता है देखो,
इस ग्राफ में हमारा जो नेट रेट है ना वो ज़ीरो हो जाता है। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और ये जो बीच में कंडीशन है ना, ये पॉइंट जो आ गया है, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है, ठीक है ना। ये पॉइंट जो है इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है, और यहाँ पर जो है आ चुका है इक्विलिब्रियम, और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन में फिर कोई चेंज नहीं होने वाला। जितनी इसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर हो चुकी होगी इस वाले पार्ट की यहाँ पर, और जितनी इस पार्ट की, तो वो यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन होगी उसके अकॉर्डिंग है बस। अब हो सकता है वो कहीं पे भी हो सकती है। मान लो ये पॉइंट यहाँ पर है, तो मान लो ये हमारा कोई 6 मोलर पे है, यहाँ पर मान लो कोई ये हमारा यहाँ पर 2 मोलर पे है। तो इस तरीके से कोई भी चीज़ सेम नहीं हो सकती, सेम भी हो भी सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये चीज़ हमने बोली थी। तो इस तरीके से हमारा ये ग्राफ बनता है इसमें। तो इस ग्राफ की वजह से ना यहाँ पर ये चीज़ आ जाती है, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में ये बात आ जाती है कि रिएक्शन देखो जितनी आगे हो रही है उतनी पीछे जा रही है, मतलब रिवर्स हो रही है, ठीक है। अपोज का मतलब अपोजिंग, जो रिएक्टेंट है हमारा वो अपोज कर रहा है प्रोडक्ट बनने में, प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट होने में अपोज कर रहा है। तो एक दूसरे को अपोज भी कर रहे हैं ना रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स, तो इसलिए इनको अपोजिंग रिएक्शन कहा जाता है। रिवर्सिबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि बैकवर्ड भी हो रही है रिएक्शन और फॉरवर्ड भी हो रही है। तो यहाँ पर ना इसकी बात आती है कि जो नेट रेट होता है ना वो ज़ीरो होता है इन रिएक्शंस का। नेट रेट क्या होता है, देखो रेट क्या होता है, नेट रेट, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये होता है। जो दोनों हमारे फॉरवर्ड का रेट और बैकवर्ड का रेट जो है वो जब उनका सब्ट्रैक्शन कर दो और वो ज़ीरो आ जाए तो नेट रेट ज़ीरो हो जाता है, और रिवर्सिबल के केस में ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, अगर इसको हम ज़ीरो के इक्वल पुट कर देते हैं और फिर ये पूरी टर्म फिर से लिखते हैं, तो यहाँ से इस हम रेट ऑफ बैकवर्ड को इधर ले आए, रेट ऑफ फॉरवर्ड उधर रहने दें, तो यहाँ से ये बन जाता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। ये वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है, बस ये ध्यान रखना कि ये वाला जो नेट रेट वाला पार्ट यहाँ पर आता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो इनको अगर हम RF से रिप्रेजेंट भी कर देते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड, तो यहाँ पे ये इस तरीके से इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। तो अब हम इस रिएक्शन को तो समझ गए, ऐसे ऐसे है, इसका डेरिवेशन और करना है। अब हमें इसका डेरिवेशन भी करते हैं। देखो A से B बन रहा है, तो इसमें पहले की तरह यहाँ पर जो t टाइम है, जब ज़ीरो है टाइम, तब इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A है, B की मान लो तब ज़ीरो ही है, तब तक कुछ भी नहीं हुआ है। फिर एक टाइम आया t सेकेंड वाला, जिस टाइम में इसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होना स्टार्ट हुआ और इधर प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुआ, यही किया था हमने। अब इनके बाद एक पॉइंट ऐसा आ गया जब हमारा वो टाइम आ गया इक्विलिब्रियम वाला, जिसको हम टी इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं, वही वाला टाइम जिस पे इक्विलिब्रियम आ गया है वो टाइम हमारा टी इक्विलिब्रियम है। तो उस पर क्या होगा, हमारा जो ये वाला फाइनल हमारा डिक्रीज़ हुआ है वो XE अमाउंट मान लिया हमने डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है, इतना कर लिया हमने। तो अब क्या करना है हमें, देखो नेट रेट हमने बताया था ज़ीरो होता है, या फिर रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड होता है, ये चीज़ हमने देखी थी, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, हम दोनों के लिए रेट निकालते हैं। एक रिएक्शन हमारी है A to B, अब यहाँ पर तो B से A भी बन रहा है ना, तो रिएक्शंस तो दोनों ही हो रही हैं, यहाँ पर A से B भी बन रहा है, B से A भी बन रहा है, तो हम दोनों के लिए रेट निकालते हैं। तो दोनों के लिए अगर हमें रेट निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा हमें, वो लिखो यहाँ पर। देखो पहले हम फर्स्ट वाली इक्वेशन जो है हमारी उसके लिए रेट लिख दें, फॉर फर्स्ट, इसके लिए रेट क्या होगा, देखो
ए जो है उसके डिफॉर्मेशन का रेट इज इक्वल टू, मान लो कि यहाँ पर जो है हमारा के एफ है और यहाँ पर के बी है रेट कांस्टेंट, ए के फॉरवर्ड रिएक्शन का और ये बैकवर्ड रिएक्शन का। तो यहाँ पर जो आएगा के एफ वो इक्वल टू किसके आएगा, ए, और क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर टाइप है तो यहाँ पावर 1 आ गई। ठीक है, इतना पार्ट तो हुआ हमारा ये किसका, आपके फर्स्ट रिएक्शन वाला रेट जब ए से बी प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है ना। अब इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा रेट है सेकंड के लिए उसको भी लिख सकते हैं। वो क्या होगा हमारा, माइनस डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू के बी बी, ये हो जाएगा। ठीक है ना, ये दोनों के लिए रेट हो गए। अब हमें क्या करना है, रेट ऑफ फाइनल रेट बताना है कि दोनों का जो है इक्वेशंस का मिला के क्या रेट होने वाला है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, अगर हम इसको ए के फॉर्मेशन की टर्म्स में लिखेंगे, ए के डिफॉर्मेशन की टर्म्स में लिखेंगे, तो फिर तो हमें डिफॉर्मेशन का रेट लेना है। और ओके, तो माइनस डी ए बाई डी टी हम क्या ले रहे हैं, अगर हमें इस टर्म में लेना है रेट, तो माइनस डी ए बाई डी टी के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, के एफ ए, ये तो डिफॉर्मेशन का रेट है, पर ये किसके डिफॉर्मेशन का रेट है, ये तो बी के डिफॉर्मेशन का हो गया ना यहाँ पर। तो इस वाली टर्म को इसमें से माइनस कर दिया जाएगा। अब ये चीज़ ध्यान रखने की है बहुत, यहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको देखनी है। यहाँ पर जो ये बी वाला ये रेट है ना, ये तो बी के डिफॉर्मेशन का रेट है ना, तो हमें तो ए के डिफॉर्मेशन का रेट चाहिए, तो ये तो नहीं आने वाला यहाँ पर, ये तो बी के फॉर्मेशन का रेट है ना फर्स्ट इक्वेशन के लिए। फर्स्ट इक्वेशन के लिए यहाँ पर बी तो फॉर्म हो रहा है फर्स्ट इक्वेशन में, हमें चाहिए ए के डिफॉर्मेशन का रेट, तो जितना बी बन रहा होगा उसको माइनस कर दो, बाकी का तो ए ही होगा ना फिर डिफॉर्म हो रहा है जो। भाई देखो, ए से बी प्रोडक्ट बन रहा है हमारा, तो हमारा ए का कितना रेट है डिक्रीज़ होने का, वो कितनी डिक्रीज़ कर रहा होगा, किस रेट से डिक्रीज़ कर रहा होगा। तो अगर हम बी के फॉर्मेशन का रेट निकाल दें कि बी किस स्पीड से फॉर्म हो रहा होगा, तो अगर हम उन दोनों को माइनस कर दें तो हमारा आ जाएगा ना डिफॉर्मेशन का रेट, है ना। डिफॉर्मेशन का रेट कैसे आएगा, अगर हम इसके रेट को लिखें, ए के डिफॉर्मेशन का रेट, इस स्पीड से जो है रेट डिफॉर्म हो रहा है हमारा, और ये जो है बी के फॉर्मेशन का रेट है, तो बी के फॉर्मेशन का रेट माइनस कर दो, तो बाकी सारा बचा हुआ डिफॉर्मेशन में ही तो जाएगा ना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये वाली टर्म इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर आपको माइनस करना पड़ेगा इस वाले रेट को। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो ये तो हुआ आपका इन टर्म्स ऑफ ए, अगर आप डिफॉर्मेशन ए का निकाल रहे हो। अब अगर यही बात आप डी बी के केस में निकालते, बी के डिफॉर्मेशन का रेट निकालते, तब आप क्या लेते, तो बी के डिफॉर्मेशन का रेट आप ये वाला लेते, अब इसमें से आप ये वाला माइनस कर देते क्योंकि ये है ए के फॉर्मेशन का रेट। ठीक है, एक के लिए जो ए के फॉर्मेशन का रेट है, दूसरा उसके लिए डिफॉर्मेशन है, दोनों रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम अगर देखें तो। ठीक है ना भाई, ये माइनस डी ए बाई डी टी भी है, साथ ही ये डी बी बाई डी टी का फॉर्मेशन रेट भी तो है ना। वो चीज़ हम यहाँ पर लिखना भूल गए, वैसे इस चीज़ को हम लिख सकते थे यहाँ पर, तभी कन्फ्यूज़न हो रहा है। देखो यहाँ पर जो रेट है वो इस टर्म में है, ए के डिफॉर्मेशन का रेट कह लो या बी के फॉर्मेशन का रेट कह लो। इसी तरीके से यहाँ पर भी तो कह सकते हो ना आप, सेकंड इक्वेशन के लिए, जो ये सेकंड इक्वेशन है, यहाँ पर ए हमारा प्रोडक्ट हो रहा है तो यहाँ पर इसका इसलिए पॉजिटिव आया है, यहाँ पर बी रिएक्टेंट की फॉर्म में है तो ये डिक्रीज़ होगा, इसलिए यहाँ पर माइनस आया है। ठीक है, तो ये अब समझ में आ रहा होगा क्या कहना चाह रही हूँ मैं, कि अगर हमें डिफॉर्मेशन का रेट निकालना है सिर्फ, तो फॉर्मेशन वाला तो माइनस करना पड़ेगा ना हमें ए का। तो ए का अगर सिर्फ ए की टर्म्स में निकाल रहे हो तो ए के फॉर्मेशन का रेट उसमें से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये इक्वेशन हुई है। अगर हम दूसरी टर्म में देखें, अगर बी के डिफॉर्मेशन की टर्म्स में देख रहे हैं, तो बी के डिफॉर्मेशन का रेट तो ये है, सही बात है, पर ये बी के फॉर्मेशन का रेट उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो ये दो पार्ट जो है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस वाली रिएक्शंस में। हम यही मिस्टेक कर देते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में कि ये चीज़ माइनस नहीं करती। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है कि ए के फॉर्मेशन के रेट में से आपको
एक के डिफॉर्मेशन में से आपको उसके फॉर्मेशन का माइनस करना होगा, तब मिलाकर टोटल डिफॉर्मेशन का रेट आएगा। टोटल डिफॉर्मेशन का रेट तभी आएगा ना जब दोनों साइड से आप निकालो कि इधर से कितना फॉर्म हो रहा है, वो माइनस करो, ठीक है ना। अब मान लो अब हम क्या कर रहे हैं, हम बी की टर्म्स में निकाल रहे हैं। कोई भी एक इक्वेशन लेके सॉल्व करते हैं अब हम यहाँ पर, क्योंकि दोनों इक्वेशन जो हैं वो सेम ही टाइप की हैं, तो अगर हम कोई एक लेके सॉल्व कर दें तो भी आंसर आ जाएगा। तो हम ले लेते हैं इस वाली इक्वेशंस में, हम रखते हैं इसको देखो यहाँ पर ना इसका रेट x है और इसका x ही है, तो ये चीज़ ध्यान रखो बस आप। अब यहाँ पर dv/dt की जगह क्या आने वाला है, यहाँ पर ये जो रेट लिया है हमने dv/dt, तो इसकी जगह क्या आने वाला है, b के ये वाला रेट, यानी कि अच्छा यहाँ पर भी वो दोनों चीज़ लिखनी ज़रूरी थी, एक फॉर्मेशन है एक दूसरे वाला डिफॉर्मेशन है। तो अगर इस टर्म में इसको कर रहे हैं हम, तो ये कौन से वाला हो रहा है हमारा रेट, ए के फॉर्मेशन वाला और बी के डिफॉर्मेशन वाला। और जो दूसरी इक्वेशन हमने की थी यहाँ पर वो क्या थी हमारी, माइनस dA/dt इज इक्वल टू dB/dt। ए के डिफॉर्मेशन का रेट था KFA माइनस KBB, यही था ना। तो हम कोई भी लेके सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो मान लो हमने यही वाला ले लिया, क्योंकि हम शुरू से ऐसे ही करते आ रहे हैं, तो हम इसको भी ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए इसको मैंने ले लिया, इक्वेशन दूसरी से भी कर सकते हो आप, ये इसलिए लिया है क्योंकि ये डायरेक्टली दिख रहा है ना, आपका A to B वाला पार्ट हम ले रहे हैं, तो ये डायरेक्टली इधर से आपको इजी रहेगा, तो इसलिए उसको लिया है। तो अब देखो इसमें क्या हो रहा है, B की क्या होगी यहाँ पर, B का टाइम जो है dx/dt है, dx/dt इज इक्वल टू KFA, A की कॉन्सेंट्रेशन क्या है एट टाइम t सेकेंड, टी सेकेंड में हमें बतानी है इसकी क्या कॉन्सेंट्रेशन है ए की, तो ये है हमारी a माइनस एक्स माइनस के बी, बी की जगह आ गया x, ठीक है। इतना पार्ट हुआ है अभी तक हमारा कंप्लीट। अब जो नेट रेट होता है ना, वो इन्होंने कह दिया कि होता है 0, तो यहाँ तक तो अभी हमारी इक्वेशन बनी है ये वाली फर्स्ट, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि ये वाली जो रिएक्शन होती है भाई, ये तो इक्विलिब्रियम पे हमारी नेट रेट 0 हो जाती है इसकी, तो नेट रेट 0 होने का मतलब जो यहाँ पर आप ये रेट के इक्वल इसको ले रहे हो बार बार, रेट इक्वल टू, तो ये रेट वाली टर्म तो 0 हो गई, और ये 0 हो जाने का मतलब है नेट रेट का कि ये पूरा पार्ट 0 के इक्वल हो गया, ठीक है। ये 0 हो जाने का मतलब है नेक्स्ट लाइन में लिखना आप, ये एक दूसरे के इक्वल हो गए, ठीक है ना। इतना पार्ट आ गया समझ में या नहीं, ये बता दो। ये चीज़ आ गई समझ में कि ये कैसे आया है, नेट रेट 0 है, इसलिए दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड के रेट जो हैं वो आपस में इक्वल हो गए। इतना पार्ट यहाँ से हमारा आ गया है, ओके। अब अभी हमने जो फर्स्ट इक्वेशन लिखी थी वो क्या थी हमारी, dx/dt KF A माइनस एक्स माइनस KB x, ठीक है ना। ये वाली हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। इस इक्वेशन को हम अभी लिखा रहने देंगे क्योंकि हमें इसकी वैल्यूज़ इसमें पुट करनी है। हमें क्या करना होगा अब यहाँ पर, इसमें इक्विलिब्रियम वाला पार्ट, एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट था कि नेट रेट 0 होता है, यहाँ से हमारे पास ना इसकी वैल्यू आ जाएगी, KB या KF में से किसी की भी वैल्यू लिख सकते हो आप। KB की वैल्यू मान लो हमने यहाँ से निकाल दी, और ये आ गई हमारी ये। इस KB की वैल्यू को हमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है अब, ठीक है ना। इसकी वैल्यू को हमें पुट करना है इसमें, तो ये देखते हैं क्या आएगा। dx/dt इज इक्वल टू
के एफ ए माइनस एक्स माइनस के बी की जगह आप ये लिख सकते हो के एफ ए माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स, इतना पार्ट। ठीक है, जैसे ये पार्ट होगा हमारा कंप्लीट, देखो अभी ना हमने एक गड़बड़ कर दिया है यहाँ पे। जब हमने यहाँ पे नेट रेट ज़ीरो लिया है ना, जब हमने यहाँ नेट रेट ज़ीरो लिया था, तब वो ज़ीरो कब हुआ था, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन थी। तो तब तो हमें कॉन्सेंट्रेशन भी इक्विलिब्रियम वाली लेनी होंगी, तो हमें यहाँ पर इक्विलिब्रियम वाली कंडीशंस लेनी थी, ए माइनस एक्सी ये लेना है। तो यहाँ पर ना हर पार्ट में आप एक्सी लगा दो। ठीक है, यहाँ हर पार्ट में आप एक्सी लगा दो, क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं इक्विलिब्रियम वाले पार्ट की। ठीक है ना, अब ठीक है। अब ठीक है ये पार्ट। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू है ना, देखो यहाँ पर एक्स ही नहीं है। जब हम स्टार्टिंग में फर्स्ट इक्वेशन बनाई है, यहाँ तक तो सेम ऐसे ही चल रहा है जैसे था। उसके बाद हमने जब ये नेट रेट वाली टर्म ज़ीरो ले ली ना, तो नेट रेट ज़ीरो किस कंडीशन में होता है, जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है। तो तब हमें यहाँ कॉन्सेंट्रेशंस भी इक्विलिब्रियम वाली लेनी होंगी, तो उससे हमारा फिर ये आएगा। अब इस के बी की वैल्यू को हमें वहाँ पुट करना था, तो हमने पुट कर दिया। ये वाला पार्ट आ गया हमारा एक्स ही। अब हम एलसीएम ले लेते हैं दोनों साइड। देखो यहाँ पर ए माइनस एक्स ही है, यहाँ पर तो सिर्फ ए माइनस एक्स है, इधर की साइड है जो है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर दें इसको, के एफ एक्स माइनस के एफ ए माइनस के एफ एक्स सी और डिवाइड बाय एक्स सी। अगर हम एक्स सी को अब यहाँ पर एलसीएम ले लें तो क्या आएगा, एक्स सी को पूरा हमने एलसीएम ले लिया तो ये आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये के एफ ए एक्स सी माइनस के एफ एक्स इंटू एक्स ई माइनस के एफ ए माइनस माइनस प्लस के एफ एक्स सी, ये आ जाएगा। के बी की वैल्यू पुट की थी ना, यहाँ पर एक्स भी है, अभी साथ में एक्स भी है यहाँ पर, तभी तो ये चीज़ कैंसिल आउट नहीं हो रही। तो यहाँ से के एफ एक्स एक्स सी माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा। तो यहाँ से के एफ ए कॉमन ले लो, बचेगा एक्स सी माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स सी, ये आ जाएगा। ये सब चल रहा है डी एक्स बाई डी टी के इक्वल। अब ये आया है हमारा फाइनल जो आना था, डी एक्स बाई डी टी का डेरिवेशन। अब हमें इस वाले पार्ट को, एक्स सी वाला पार्ट, ये एक्स वाला एक साइड ले जाते हैं और ये एक तरफ कर देते हैं, और फिर हम उसको करते हैं इंटीग्रेट, क्योंकि अब तक हम यही करते आ रहे थे, इंटीग्रेशन ही कर रहे थे हम। तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन ही होगा। देखो ये पार्ट समझ में आ गया है ना, फर्स्ट पार्ट तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी ना इसमें। उसके बाद ये एक्स सी कहाँ से आ गया, जब हमने नेट रेट को ज़ीरो रख दिया, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आ गई, तब वो हमारा एक्स सी वाला पार्ट इंक्लूड हुआ है। ठीक है, फिर हमारी जो वैल्यू आई थी के बी की, वो इसमें पुट कर दी हमने, बस सिंपल यही तो किया है अब तक। तो यहाँ से एलसीएम लेके ये सब आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, जो डी एक्स वाला पार्ट है हमारा, उसको एक साइड ले लेते हैं, एक्स सी अपॉन एक्स सी माइनस एक्स, ये डी एक्स वाला पार्ट है, और इधर है हमारा के एफ ए डी टी। ठीक है, ये वाला पार्ट आ गया एक साइड। इधर लिमिट लगा दी हमने 0 टू एक्स और एक तरफ 0 टू टी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ना यहाँ पर एक चीज़ देखो, जो आपने ये किया था, ए टू बी बन रहा है हमारा और बी टू ए बन रहा है, तो यहाँ पर हमारी जो शुरू में कंडीशन थी वो ये थी। अब जो ये वाले दोनों पार्ट है ना, ये वाले पार्ट, ये हमारे इक्विलिब्रियम वाली कॉन्सेंट्रेशंस हैं, और ये हो जाते हैं हमारे कांस्टेंट। हमने कहा ना कि इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन जब एक बार आ जाती है, उसके बाद कोई चेंज नहीं आता कॉन्सेंट्रेशन में, वो आके कांस्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा एक्स सी वाला पार्ट है और जो ए माइनस एक्स सी वाला पार्ट है, ये भी हमारा कांस्टेंट है।
ठीक है। सिर्फ हमारे ये जो ये वाला पार्ट है ये हमारा इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, हमारा ये वाला पार्ट कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जो ये एक्सी वाली टर्म है ये भी कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लें और इसको इधर ही ले जाएं तो कोई दिक्कत। तो हम इसको यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि सारा जो हमारा कांस्टेंट पार्ट है वो एक तरफ हो गया, ठीक है ना, ये वाला पार्ट आ गया इधर, ठीक है। तो ये होता है। तो ये ध्यान रखना कांस्टेंट वाली टर्म है ये, जो इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशंस आ जाती है ना वो हमारी कांस्टेंट हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये हमारा पार्ट जो है वो कांस्टेंट आ चुका है। अब हमें क्या करना है, देखो एक्सी वाला पार्ट कांस्टेंट है, सिर्फ एक्स हमारा इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो क्या ये इस वाले पार्ट की तरह नहीं हो गया जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हमने पढ़ी थी, ये भी तो हमने a माइनस एक्स किया था। तो इसका फॉर्मूला क्या आया था हमारा, ln a माइनस एक्स, और -1 किया था तो माइनस ये आया था ना, माइनस ln a माइनस एक्स। तो यहाँ पर भी तो सेम यही चीज़ आएगी, माइनस ln, बस एक ही जगह x ही आ जाएगा, सेम ये चीज़ आएगी हमारी, ठीक है ना। तो ये तो इस साइड आ गया हमारा 0 to x लिमिट, और इस तरफ अगर हम निकालें तो क्या आएगा t, और जब टाइम्स t और -0 करोगे तो t ही आएगा, ठीक है। इतना कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस माइनस को पहले की तरह हम क्या करते हैं ऊपर पहुंचा देते हैं -1, और ये होने के बाद ये आ जाएगी हमारी डिवाइड में एक्सी माइनस एक्स, ऐसे, ठीक है। और ये लिमिट हमारी 0 to x हो जाएगी, और इधर हमारा ये साथ में kf a अपॉन एक्सी टी ये चल ही रहा है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सारी लिमिट्स पुट कर लेंगे। 1 अपॉन एक्सी माइनस एक्स पुट कर दिया यहाँ पर, माइनस ln 1 अपॉन एक्सी माइनस 0 पुट कर दिया। तो ये -0 कर देंगे तो x ही आएगा, ठीक है। इतना पार्ट हो गया, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पर देखो इसके इक्वल में ये है ही kf a t अपॉन एक्सी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो वही वाली चीज़ बन गई है, जब भी हमारा ln में माइनस होता है तो यानी जो आपके ये नंबर्स होते हैं यहाँ पर ये डिवाइड में चले जाते हैं, तो ये भी हमारा कहाँ जाएगा, डिवाइड में ही तो जाएगा ना। इसको हम डिवाइड कर देंगे 1 अपॉन एक्सी, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर जाकर हमारा रिवर्स होकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये रिवर्स हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई होने पर। तो यहाँ से जो हमारा ये बना है भाई देखो, ये 1 अपॉन एक्सी माइनस एक्स है ना, और ये डिवाइड बाय 1 अपॉन एक्सी है। तो जब आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्सी अपॉन 1 हो जाएगा ना अपोजिट। तो यही चीज़ तो यहाँ पर लिखी गई है, एक्सी अपॉन एक्सी माइनस एक्स, और इधर है हमारा kf a t अपॉन एक्सी, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया ln एक्सी अपॉन एक्सी माइनस एक्स। तो ये तो आई हमारी एक इक्वेशन। अब क्योंकि हमारे जो दोनों इक्वेशंस के रेट थे फॉरवर्ड और बैकवर्ड का वो आपस में इक्वल थे, ठीक है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, kf इज इक्वल टू क्या था, kb था, या फिर हम लिख सकते हैं kf प्लस kf माइनस kb इक्वल टू 0, ये पार्ट लिख सकते थे हम यहाँ पर। अब जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट था हमारा वो क्या आया था यहाँ पर, हमने जब लास्ट उसमें देखा था अपना पीछे, उसमें देखो पलट के जो हमने किया था, अभी एक इक्वेशन बनाई थी हमने जिसमें हमारा ये kf a माइनस एक्सी इज इक्वल टू kb एक्सी, ये वाला पार्ट था, ठीक है। तो ये वाले पार्ट में हमें क्या करना है अब, kf a माइनस kf xe इज इक्वल टू kb xe। तो हम xe वाली जो टर्म है ना वो एक तरफ ले लेते हैं, इसको उधर ले जाएंगे तो kf प्लस kb हो जाएगा और xe कॉमन। और फिर हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, kf इस xe को इधर ले आओ डिवाइड में, तो kf a अपॉन xe इज इक्वल टू kf प्लस kb, ये आ गया। अब ये क्या इसके इक्वल ही रख सकते हैं हम, क्योंकि ये तो सेम आ गया ना ये वाली चीज़, बस t को हटा दो और ये वाला जो पार्ट है ये इसके इक्वल ही तो है। तो अगर हम इसको ये लिख दें तो क्या आंसर आने वाला है, इसकी जगह हम लिख देंगे kf प्लस kb इंटू
टी, ये आ गई आपकी फाइनल इक्वेशन, ठीक है ना। ये होता है हमारा इसका डेरिवेशन। तो क्या ये फर्स्ट ऑर्डर की तरह नहीं है? जैसे फर्स्ट ऑर्डर होता है भाई, यहाँ पर भी हमारा ए होता है, ए अपॉन ए माइनस एक्स होता है, और यहाँ पर हमारा k1 आ जाता है बस। तो ये उसी की तरह नहीं बन रहा थोड़ा? तो ये उसकी तरह है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के सिमिलरिटीज को मानते हैं, इसीलिए इसका एक्सपोनेंशियल ग्राफ आया था, ठीक है। कहीं कहीं पर ना इस kf को हम k1 लिखते हैं, kb को हम k इनवर्स लिख देते हैं ऐसे। तो यहाँ पे आपकी अगर इक्वेशन इस टाइप से ना होकर ऐसे दी हुई है तो भी सेम बात है, क्योंकि ये जो होता है ना हमारा kf, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, उसको कहीं कहीं पे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, k1 और k इनवर्स। तो ये हुआ आपका कंप्लीट डेरिवेशन किसका? अपोजिंग रिएक्शन का, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये वाला पूरा डेरिवेशन कंप्लीट होता है। ये डेरिवेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है, देखो डेरिवेशन करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन इसके बीच से कुछ कुछ पॉइंट्स उठा के आते हैं। जैसे कि एक तो रेट वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, इनिशियली जब हमने रेट किया था उसमें हमने माइनस किया था फॉर्मेशन वाला, तो एक तो वो पार्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। दूसरा इसका जो नेट रेट वाला पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा इसमें, तीसरा इसमें कि जो हमारी कॉन्सेंट्रेशंस हैं वो कौन सी कांस्टेंट होती हैं, जो इक्विलिब्रियम वाली होती हैं वो हमारी कांस्टेंट हो जाती हैं, एक्सी और एक्सी माइनस एक्स वाली, ठीक है। तो उसमें एक्सी वाली टर्म कांस्टेंट हो जाती है, एक वो वाली हो गई। तो इस तरह के जो ये पार्ट्स हैं ना इसके कुछ कुछ, वो हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये फर्स्ट ऑर्डर की तरह ही होती है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो ये बीच से इस तरीके से पार्ट आ जाते हैं कहीं कहीं पर, तो इस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो अभी तो यही करते हैं, आज के लिए तो इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे दूसरे टाइप की रिएक्शंस जो होती हैं पैरेलल रिएक्शंस, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।